हेलो दोस्तों, आइए हमारे आर के साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का जो भी प्रूव करने वाले फार्मूले हैं उस सभी को प्रूव करके हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले एक फार्मूला आता है F बराबर R/2। इसको सिद्ध करके दिखाना होता है, अवतल दर्पण में भी सिद्ध करके दिखाना होता है और उत्तल दर्पण में भी सिद्ध करके दिखाना, यानी जिस दर्पण के बारे में पूछा जाए, जिस दर्पण में आपको कहा जाए सिद्ध करने के लिए, उसी दर्पण में सिद्ध करके आपको दिखाना होता है। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण में यह फार्मूला को सिद्ध करके दिखाते हैं। चलिए, लिखा हुआ है हेडिंग कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2, या इसको हम R बराबर 2F भी कह सकते हैं, दोनों बात एक ही हैं। आइए, सबसे पहले सिद्ध करने से पहले अगर अवतल दर्पण में हमको सिद्ध करना है तो एक अवतल दर्पण का ही पहले फिगर बनाएंगे। चलिए, मान लीजिए कि यह एक अवतल दर्पण है। इसके एक सतह पर निश्चित रूप से कलई किया रहता है, पेंट किया रहता है। इसका नाम भी देते हैं M और M' इसका नाम दे देते हैं। यह मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे ध्रुव होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे फोकस है तो इतना ही दूरी पर इधर वक्रता केंद्र होगा। चलिए, उसके बाद इस मुख्य अक्ष के समानांतर जब हम एक प्रकाश डालते हैं तो यह जो प्रकाश है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होते हुए परावर्तित हो जाते हैं। दूसरा जो हम किरण डालते हैं, जो दूसरा हम प्रकाश डालते हैं वो वक्रता केंद्र से डालते हैं। आज जो प्रकाश अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से डाला जाता है उसका परावर्तन भी इसी रास्ते से हो जाता है। समझ रहे हैं ना। चलिए, यहाँ पे जिस बिंदु पे यह जो प्रकाश आपतित हो रही है इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। इसको हम लोग B से सूचित कर देते हैं। इसका भी अगर नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं A। तो ये भी मेरा आपतित प्रकाश हो जाएगा। जो प्रकाश दर्पण पर आपतित किया जाता है, डाला जाता है, उसको आपतित प्रकाश कहा जाता है, आपतित किरण। और जो प्रकाश दर्पण से परावर्तित हो जाता है, परावर्तन की घटना होने के बाद जो परावर्तित हो जाता है, तो इस परावर्तित किरण को हम लोग हो जाएगा। अच्छा, कट जाएगा ना, ठीक। चलिए, और यहाँ पे जो है B और यहाँ इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए D नाम दे देते हैं, तो BD क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण हो जाएगा। चलिए, देखिएगा, इन दोनों किरणों के लिए ये जो किरण है जो हम वक्रता केंद्र से डाले हुए हैं ये अभिलंब का काम करेगा। और इन दोनों के बीच में दो कोण बन रहा है, एगो यहाँ पे कोण बन रहा है और एगो यहाँ पे कोण बन रहा है। तो जो कोण यहाँ पे बनता है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। जो कोण यहाँ पे बनेगा उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण होता है क्या है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। इसको बेसिकली I से सूचित किया जाता है, लेकिन हम लोग को सिद्ध करना है तो आसान रहेगा, इसको हम लोग कोण 1 मान लेते हैं। उसके बाद इस कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में यह कोण बन रहा है तो इस कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। और इसको R से ही बेसिकली सूचित किया जाता है, लेकिन हम लोग को फार्मूला सिद्ध करना है तो इसको हम लोग कोण 2 मान लेते हैं। एक और कोण यहाँ पे बन रहा है, इसको कोण हम लोग 3 मान लेते हैं। चलिए, 3 वो कोण से हम लोगों का काम चल जाता है। उसके बाद करना क्या होता है कि जो जो चीज़ इस चित्र में दिख रहा है वही चीज़ को लिख देना होता है। जैसे कि माना कि M' एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। माना कि M' क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F एवं वक्रता केंद्र C है। उसके बाद और कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। मान लीजिए AB क्या है, तो ये भी आपतित किरण है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा। उसके बाद BD क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण हो जाएगा। BD परावर्तित
किरण है। चलिए इतना चीज़ लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। उसके बाद अब हम देखेंगे यह जो कोण 1 है ये कोण 2 के बराबर होता है। कैसे? काहे कि यह जो कोण 1 है ये आपतन कोण है और कोण जो 2 है ये परावर्तन कोण है। तो परावर्तन का नियम यही कहता है जो आपतन कोण होते हैं वो परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इसलिए परावर्तन के नियम से यह जो कोण 1 है ये कोण 2 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना, जो कोण 1 है ये किसके बराबर है? कोण 2 के बराबर है। ये आया कहाँ से है? तो परावर्तन के नियम से। तो एक लाइन लिख देना होगा, परावर्तन के नियम से। उसके बाद देखिएगा यह जो कोण 1 है ये कोण 3 के बराबर होगा। काहे कि यह एकांतर कोण बन रहा है। ये आपतित किरण जो है और यह मुख्य अक्ष है ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है और यह जो है अभिलंब यह तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो जब भी दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए कोण 1 जो है कोण 3 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर हो जाएगा। ये कहाँ से आया है? तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। उसके बाद देखिए यहाँ देख रहे हैं कि जो कोण 1 है ये कोण 2 के बराबर है और फिर देख रहे हैं जो कोण 1 है ये कोण 3 के बराबर है। जब दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी अपने आप बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं यह जो कोण 2 है किसके बराबर हो जाएगा? कोण 3 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब आइए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज BCF एक त्रिभुज बन रहा है। तो अब इस त्रिभुज में हम आते हैं। अब त्रिभुज BCF में हम क्या देख रहे हैं कि जो ये कोण 2 है कोण 3 के बराबर है। यानी एक त्रिभुज में जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने की भुजा भी आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो कोण 2 के सामने की भुजा क्या है? CF है और कोण 3 के सामने की भुजा क्या है? ये पूरा BF है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको भी दर्शा दीजिए। त्रिभुज BCF में कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर है। लिख दीजिए एक लाइन, कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर है। और जब भी किसी भी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने की भुजा भी आपस में बराबर होती है। तो कोण 3 के सामने की भुजा क्या है? BF है और कोण 2 के सामने की भुजा CF है। तो हम इस लिख सकते हैं, इसलिए BF बराबर होंगे CF के। चलिए इतना तो लिख सकते हैं। उसके बाद यह जो बिंदु B है यदि यह बिंदु PA पर आ जाएगा, ये जो बिंदु B है यदि बिंदु P पर आ जाएगा तो जितना बड़का BF है उतना ही बड़का PF हो जाएगा। क्या नहीं समझे? ध्यान दीजिएगा। यह जो BF रेखा है इसको हम अगर PA पर ला देंगे तो जितना बड़का BF है अगर यह रेखा इसी पर आ जाएगा तो उतना ही बड़का PF नहीं हो जाएगा। जब यह बिंदु B है बिंदु P पर आ जाएगा तो जितना बड़का BF है उतना ही बड़का मेरा PF हो जाएगा। तो एक लाइन लिखना होगा, यदि बिंदु B बिंदु P के काफ़ी निकट हो तो यह जो बिंदु B है यदि बिंदु P के काफ़ी निकट हो, इसी पर हो, तो जितना बड़का BF है उतना ही बड़का PF हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? BF बराबर PF। उसके बाद देखिए, अब चलिए देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं जो BF है CF के बराबर है और यहाँ पे देख रहे हैं जो BF है PF के बराबर है। यानी ये जो BF है CF के भी बराबर है और जो BF है PF के भी बराबर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का जो बायां पक्ष है यह बराबर है, तो दोनों का दाहिना पक्ष भी अपने आप में बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका दाहिना पक्ष क्या है? CF है। तो CF बराबर इसका दाहिना पक्ष क्या है? PF। ये इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ हमको
यहीं से थोड़ा सा समझना होता है कि यहाँ पे क्या करें। तो यहाँ हमको पूरे पी से निकालना होता है, पी से लेकर के सी तक के बीच की दूरी। तो पूरे पी से निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें पी एफ प्लस सी एफ जोड़ देना होगा। पूरे पी से दूरी निकालने के लिए हम इतना दूरी और इतना दूरी जोड़ देंगे तो मेरा पूरा दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, पी सी हो गई। तब पी सी बराबर हमको क्या करना होगा, तो है पी एफ प्लस सी एफ, ये दोनों दूरी को जोड़ देंगे तो पूरा दूरी निकल जाएगा। तो पी सी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ प्लस सी एफ, ध्यान दीजिए, या पी सी बराबर पी एफ को रहने दीजिए प्लस सी एफ के जगह पर हम एक और पी एफ लिख सकते हैं क्या, सी एफ के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ। काहे कि ये दोनों बराबर हैं तो सी एफ के जगह पर हम पी एफ लिख दें। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ जो सी एफ है कोनो दूरी नहीं है, लेकिन जो पी एफ है यह मेरा फोकस दूरी है। इसको छोटा एफ से हम लोग सूचित करते हैं और यही दूरी हमको सिद्ध करना होता है, क्योंकि जो मेरा फार्मूला सिद्ध करना है उसमें फोकस दूरी ही लाना है। तो इसलिए हम सी एफ को हटाने का प्रयास करेंगे, इसके जगह पर पी एफ को लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ मेरा फोकस दूरी है, समझ रहे हैं ना। इसलिए हम सी एफ के जगह पर क्या लिखे हुए हैं, पी एफ लिखे हुए हैं। या पी सी बराबर एगो पी एफ है, एगो पी एफ मिलकर कई गो पी एफ हो जाएगा, 2 गो पी एफ। या पी सी बराबर 2 पी एफ हो गया। यहीं पे लिखिए पी सी क्या है मेरा, पी से लेकर के सी तक के बीच की दूरी। तो पी हो गया ध्रुव और सी हो गया वक्रता केंद्र। तो ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसको आर से सूचित करते हैं। तो पी सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो पी सी की जगह पर आर लिख दीजिए, आर बराबर 2 की जगह पर 2। अब पी एफ क्या है, पी से लेकर के एफ यहाँ फोकस दूरी है, इसके जगह पर हम छोटा एफ लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर हम छोटा एफ लिख दिए हैं। यही तो मेरा फार्मूला है, आर बराबर 2f। या इसको हम एफ बराबर आर बाई 2 भी लिख सकते हैं। एफ को उधर ही चाट लीजिए, 2 को इधर भेज दीजिए, 2 जो है उसके साथ गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो एक और मेरा फार्मूला निकल जाता है, एफ बराबर आर बाई 2। यही तो हमको प्रूव करना है। हो गया मेरा प्रूव। चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण में सिद्ध करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण में सिद्ध करके देखते हैं। जिस तरह से हम लोग अवतल दर्पण में सिद्ध करके देखे हुए हैं, उसी तरह से उत्तल दर्पण में भी इसी फार्मूला को सिद्ध करके दिखाना होता है। तो चलिए आइए हम लोग उत्तल दर्पण में अब सिद्ध करके देखते हैं। उत्तल दर्पण में सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको उत्तल दर्पण बनाना होगा। चलिए बनाते हैं एक उत्तल दर्पण। बनाइए उत्तल दर्पण, इसके एक तरफ पेंट कर दीजिए। यह उत्तल दर्पण हो गया, इसका नाम दे दीजिए एम डैश। चलिए यह क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे ध्रुव होता है, मान लीजिए यहाँ पे अगर फोकस है तो इतना ही दूरी पर इधर वक्रता केंद्र होगा। अब देखिए इसके मुख्य अक्ष से समानांतर जब कोई प्रकाश आपतित किया जाता है, प्रकाश को डाला जाता है, तो इस प्रकाश का जो परावर्तन होते हैं रियली रूप से तो इधर हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। इसका परावर्तन रियली रूप से इधर हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह फोकस से ही आ रहा है। चाहे जिस बिंदु से आता हुआ मालूम पड़ता है उसी बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। तो यहाँ लगता है कि फोकस से ही आ रहा है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए एक जो किरण है वो हम डालते हैं वक्रता केंद्र से। तो जो किरण वक्रता केंद्र से डाला जाता है इधर काल्पनिक रेखा से दर्शाया जाना चाहिए। चलिए ठीक। तो जो किरण वक्रता केंद्र से सीधे डाला जाता है वह वक्रता केंद्र से उसी रास्ते से होकर परावर्तित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक कोण बन रहा है और यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है और यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है। चलिए पहले इसको नाम दे देते हैं। मान लीजिए कि इसका नाम दे देते हैं हम ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं मान लीजिए डी नाम दे देते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा,
इस कोण का भी नाम दे दीजिए। इस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, इस कोण का नाम हम 1 दे देते हैं, और इस कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, इसका नाम हम 2 दे देते हैं। यह आपतित किरण, और इसके लिए यह जो रेखा है जो हम वक्रता केंद्र से डाले हुए हैं, यह रेखा इसके लिए अभिलंब का काम करेगा, समझ रहे हैं ना। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे जो कोण 1 है ये आपतन कोण कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है, कोण 2। तो यह कोण किसके किसके बीच में बन रहा है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में। तो जो कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो यह जो कोण 2 है परावर्तन कोण है। चलिए, जो चीज़ सबसे पहले हमको करना क्या होता है कि जो चीज़ फिगर में दिख रहा है उसी चीज़ को हमको लिख देना होता है। चलिए, इसमें क्या दिख रहा है कि एक अवतल दर्पण है, माना कि m' एक अवतल दर्पण, माना कि m' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F एवं वक्रता केंद्र C है, जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F एवं वक्रता केंद्र C है। इतना चीज़ लिख देना होगा। और कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे ए बी क्या है, आपतित किरण है, तो लिख दीजिए ए बी क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा, आपतित किरण। उसके बाद यहाँ देखिए बी डी, इसका नाम हम डी दे देते हैं, तो बी डी क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण हो जाएगा। तो लिख दीजिए बी डी क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण हो जाएगा। चलिए, इतना चीज़ हमको लिख देना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यह जो कोण 1 है ये कोण 2 के बराबर होगा परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम यही ना कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, इसलिए जो कोण 1 है कोण 2 के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं ना, जो कोण 1 है, चित्र से पहले लिख दीजिए, चित्र देखने से ही हमको मालूम चल रहा है, तो लिख दीजिए चित्र से क्या हमको मालूम चला है कि यह जो कोण 1 है कोण 2 के बराबर होगा, कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। ये कहाँ से आया है, काहे हम लिखे हैं, ताकि परावर्तन का नियम यही कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो। तो लिख देना होगा परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। उसके बाद देखिए यह जो, इसका भी नाम दे दीजिए, इसका नाम 3 दे दीजिए, इसका नाम 4 दे दीजिए। यह जो कोण 1 है ये कोण 3 के बराबर हो जाएगा। कोण 1 जो है यह कोण 3 के बराबर होगा। कैसे, तो देखिए यह आपतित किरण है और यह मुख्य अक्ष है और दोनों एक दूसरे के समानांतर है, और यह जो रेखा इसके लिए तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो जब भी दो गो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ जो कोण बनता है वह कोण और यहाँ जो कोण बनता है वह कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं और इसको हम संगत कोण कहते हैं। ये संगत कोण है, समझ रहे हैं ना। तो कोण जो 1 है ये कोण जो 1 है ये कोण 3 के बराबर होगा। कहाँ से आया है, तो ये संगत कोण से आया, संगत कोण से लिख देना होगा। अब देखिए दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दोनों का दाहिना पक्ष भी बराबर हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं जो कोण 2 है या कोण 3 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यह जो कोण 2 है ये कोण 4 के बराबर हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा स्थिति बन रहा है, यहाँ पे ऐसा स्थिति बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है कोण 2 और यहाँ पे कोण 4 बन रहा है। और दो गो रेखाएं आपस में जब प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके आमने सामने के कोण जो बनते हैं उनको शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है, और जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो
तो यहाँ जो कोण 2 है कोण 4 के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। वही कंडीशन यहाँ भी है, कोण 2 जो है कोण 4 के बराबर होगा या शीर्षाभिमुख कोण से। तो लिखना होगा कोण 2 कोण 4 के बराबर है। ये कहाँ से आया है? तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। उसके बाद देखिए, अब आइए, अब हम आते हैं त्रिभुज में। एक त्रिभुज आपको देखने को दिख रहा होगा, त्रिभुज BCF। इस त्रिभुज में हम आएंगे। अब त्रिभुज BCF में, BCF में, त्रिभुज BCF में हमको क्या देखने को मिल रहा है? यह जो कोण 3 है ये किसके बराबर हो जाएगा? कोण 4 के बराबर हो जाएगा। क्या है? देखिए यहाँ पे ये जो कोण 2 है यह कोण 3 के बराबर है, और यह जो कोण 2 है यह कोण 4 के बराबर है। इसलिए दोनों के जब बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी अपने आप बराबर हो जाएगा ना। तो लिख दे, जो कोण 3 है ये किसके बराबर हो जाएगा? कोण 4 के बराबर हो जाएगा। चलिए, अब देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर है। तो जब भी किसी भी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने की जो भुजा होती है वो भी आपस में बराबर होती है। तो कोण 3 के सामने की भुजा क्या हो जाएगा? BF हो जाएगा, और कोण 4 के सामने की भुजा क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए BF बराबर CF, BF बराबर CF। चलिए इतना लिख दिए। अब देखिए, यदि है जो बिंदु B है ये बिंदु PA पर आ जाए तो जितना बड़का BF है उतना ही बड़का PF हो जाएगा। वही कंडीशन, ये जो BF है अगर बिंदु B जो है इसी P पर आ जाए तो जितना बड़का यहाँ BF है उतना ही बड़का PF हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यह जो रेखा है इसी रेखा पर आ जाए तो। चलिए एक लाइन लिखना होगा, यदि बिंदु B बिंदु P के काफ़ी निकट हो, तो जो बिंदु B है बिंदु PA के अगर काफ़ी निकट आ जाए, इसी पर आ जाए तो जितना बड़का BF है उतना ही बड़का क्या हो जाएगा? PF हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएंगे? BF बराबर हो जाएंगे PF के। समझ ना? अब देखिए यहाँ पे जो BF है CF के बराबर है, और यहाँ पे देख रहे हैं जो BF है PF के बराबर, यानी दोनों के बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसका दाहिना पक्ष क्या है? CF है, और इसका दाहिना पक्ष क्या है? PF है। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ देखना है, यहीं से थोड़ा सा समझना पड़ता है। यहाँ हमको निकालना है पूरा PC निकालना है। तो पूरे PC निकालने के लिए पूरे PC के जगह पर हम PF और CF लिख सकते हैं, PF प्लस CF। ये दोनों दूरी को जब जोड़ दीजिएगा तब पूरा दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ PC बराबर पूरे P से C तक की दूरी निकालने के लिए PF प्लस CF करना होगा। चलिए PF प्लस CF, या PC बराबर PF को रहने दीजिए, PF को रहने देते हैं। P से लेकर F तक यहीं फोकस दूरी होता है, लेकिन CF कौनो दूरी नहीं है। तो CF के जगह पर हम PF को लिख सकते हैं, काहे कि यह जो CF है PF के क्या है? बराबर है। तो चलिए CF के जगह पर हम क्या लिख देंगे? PF लिख देंगे। अब देखते हैं यहाँ जो PC बराबर एगो PF है, एगो PF मिल के 2 PF, या PC क्या है? तो P से लेकर के C तक के बीच की दूरी, यानी ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी का हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसको R से सूचित करते हैं। तब PC की जगह पर हम क्या लिख देंगे? R लिख देंगे। 2 है तो 2 रहने दीजिए। PF देखिए क्या है? P से लेकर के F तक है ना फोकस दूरी होता है, तो इसके जगह पर हम छोटा f लिख देंगे। हो गया मेरा प्रूफ, R बराबर 2F।
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर r/2। यहीं हमको क्या करना होता है, प्रूव करके दिखाना होता है। बस हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे दर्पण सूत्र।